ताप्यादि लोह, है ना। तो हरड़ बहेड़ा आंवला ये त्रिफला में आ गया। सौंठ काली मिर्च पिपली यह त्रिकटु में आ गया। त्रिकटु में। उसके बाद चित्रकमूल, फिर वायविडंग, इन सभी को आपने लेना है 2.5 तोला, इसको लेना है। उसके बाद नागर मोथा लेना है आपने 1.5 तोला। ये जो है इसके जो मान है वो कुछ लोग 2-2 तोला और नागर मोथा 1 तोला बोलते हैं। ठीक है, 2.5 तोला ये हो गया। हरड़ बहेड़ा आंवला, सौंठ काली मिर्च पिपली चित्रकमूल वायविडंग, नागर मोथा 1 तोला, पिपली मूल देवदारू दारू हल्दी दालचीनी और चव्य 1-1 तोला, शुद्ध शिलाजित स्वर्णमाक्षिक, रौप्य का मतलब है चांदी का भस्म, और लोह यानी फलाम का जो भस्म है लोहे का भस्म, प्रत्येक 10-10 तोला। मंडूर जो है यह 20 तोला, और 32 तोला आ गया यहाँ पर धागे वाली मिश्री। इन सभी को शुद्ध लेना है और लेकर के प्रॉपर तरीका से इनका आपने निर्माण करना है। अब हम सबसे पहले इन जड़ी बूटियों में डाले जाने वाले जो इस रसायन में डाले जाने वाले, बेसिकली ये एक तरह का सबसे बढ़िया जो, देखो मैं तो लगभग अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं तो मैं 6 को तो ताप्यादि लोह देता हूँ। अब आप खुद अंदाज लगाओ कि ताप्यादि लोह कितना भरोसेमंद आज के समय में मेडिसिन है। सर रिकॉर्डिंग में है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए जरा, सबसे पहले इसमें डाले जाने वाले जो जड़ी बूटी है त्रिफला के अंदर आंवला के बारे में जानते हैं। आमलकी, इसको हम बोलते हैं आमलकी। आमलकी का गुण धर्म क्या है? इस नाम वाला जो गुण धर्म है इससे हमें पता चलता है कि आमलकी किस तरह से शरीर में कहाँ कहाँ काम करता है। सबसे पहले आमलकी अम्ल रस प्रदान है। सभी रस है लवण के अलावा अम्ल रस में, लेकिन अम्ल रस इसका प्रमुख रस है, खट्टा। सभी रस है, नमक के अलावा सभी रस होता है। तो अम्ल रस प्रदान होने से, अम्ल रस किस महाभूत से संबंध रखता है? पृथ्वी और अग्नि महाभूत। पृथ्वी और अग्नि अम्ल रस। इसका वीर्य है शीत, विपाक है मधुर, गुण है गुरु और रुक्ष, प्रमुख इसका कर्म है रसायन। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। जो रस है, रस किस में काम करेगा कोई बता सकता है? अगर हम कहेंगे कि अमुक जड़ी बूटी अमुक रस वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ मुकेश जी, क्या हो सकता है? यहाँ जो रस लिखा है ये लिखने का मतलब होता है वह दवाई रस प्रदानम आहार द्रव्यम, आहार के रूप में जो शरीर पोषण के लिए जो शरीर के अंदर जाता है दवाई, पोषण भाव से। क्योंकि हम लोग दाल रोटी चावल जो भी कुछ खाते हैं वो सभी आहार है। जो आहार है वो रस प्रदान होता है, वह रस प्रदान होता है। और जो रस है वह दोषों को प्रभावित करते हैं। यहाँ किसी ने अभी पूछा था कि सर ये विपाक क्या होता है, तो वो विपाक भी यहाँ अभी हम विस्तृत उसके बात करेंगे। तो रस का मतलब है जो कुछ भी हम भोजन के रूप में खाते हैं वह अन्न या वह दवाई शरीर के अंदर रस के रूप में पोषण देने का काम करता है।
कफ पित्त वात इनके निर्माण होने या उसको नाश करने संबंधित चीजों को रस धातु यानी जो रस है, द्रव्य में जो रस है उसमें काम करता है। अब अगर मैं कहूंगा अम्ल रस, तो कौन कौन से महाभूत को ये पोषण देने वाला है? पृथ्वी और अग्नि। आपके मुकेश जी के शरीर में अगर वो आंवला खाएंगे तो आंवला शरीर के अंदर अग्नि और पृथ्वी, ये जो दोनों महाभूत है उसका पोषण करेगा और आकाश तथा वायु इनका नाश करेगा, वायु को कंट्रोल करेगा और अग्नि और पृथ्वी इनको बढ़ाने का काम करेगा। रस धातु जो हमारे शरीर में विविध प्रकार के ऊर्जा को निर्माण करता है। रस जो शरीर में ओज बनने के लिए तैयार होता है। तो रस कहने से क्या होगा कि हमारे ओज निर्माण करने वाले, हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने वाले पोषण तत्व, हम कहते हैं ना पोषण तत्व, उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ यह रस शब्द, जो कि उस आंवले में अम्ल रस से है। अब आ गया वीर्य। वीर्य का मतलब होता है कि बेसिकली वह दवाई गर्म है या ठंडा है। वीर्य का मतलब है वह दवाई गर्म है या ठंडा है। तासीर बोल सकते हैं सर, तासीर। तासीर, वीर्य मीन्स तासीर भी हम कह सकते हैं। गर्म तासीर का है या ठंडा तासीर का है। तो आंवला का तासीर क्या है? शीत वीर्य, यानी कि यह ठंडी तासीर है। अब यहाँ पर वीर्य इस शब्द का मतलब मायने क्या है? वीर्य का मतलब होता है कि आपके जो धातु है उस धातु शीत वीर्य, जैसे हमारे कहते हैं ना कि गुरु और लघु, ये भी अलग अलग आचार्यों का अपना अपना मंतव्य है। शीत वीर्य प्रधान जो कोई औषधि है वो धातुओं का निर्मित करता है। कौन कौन से धातु का निर्मित करेगा ये आंवला? आंवला जो धातु अग्नि और पृथ्वी ये दोनों महाभूत से बने हुए हैं, जिन धातुओं का और अर्गन का निर्माण पृथ्वी और अग्नि इन दोनों के कहीं न कहीं संयोग से तैयार हुआ है, उनका वृद्धि, उनको मेंटेन करने का, उनके साइज को बढ़ाने का, उसको शक्ति देने का काम आंवले के अंदर जो यह शीत वीर्य की वजह से, क्योंकि उष्ण वीर्य लघुता लाता है शरीर को। उष्ण वीर्य कहना लघु कहना एक ही बात है। उष्ण वीर्य धातुओं का, अर्गन का, भाव पदार्थों का, यानी जितने भी हमारे शरीर के जो सेल है उन सभी को क्या करता है? नाश करता है, सुखाता है, तोड़ता है, क्लीन करता है। और शीत वीर्य क्या करता है? शीत वीर्य ऐसे तमाम भाव पदार्थ जो पहले से टूटे हैं, खंडित थे, बिगड़ गए हैं, आपके अधिक चिंता करने से, आपके ज्यादा व्यायाम करने से, बहुत ज्यादा वात कारक क्रियाओं को करने से, वह शीत वीर्य क्या करेगा? उन भाव पदार्थों का क्या करेगा? निर्माण करेगा उनका। इसीलिए प्रमुख कर्म के रूप में इसको हमने क्या माना है? यह रसायन है। रसायन का मतलब क्या है? जो शरीर के प्रत्येक धातु और ओज का निर्माण करता हो, जो धातुओं का निर्माण करता है, उसको बल देता है, और जो निरंतर बल देता है, कंटिन्यूसली आंवला सेवन करने से रसायन होता है, यानी उसके दीर्घ जीवन होने का एक व्यवस्था करता है। रसायन मतलब दीर्घ जीवी, उसके आयु को बढ़ाने के कारण से उसे रसायन बताया गया है। तो शीत वीर्य का मतलब समझ में आया कि किसी भी जड़ी बूटी में शीत वीर्य लिखा है, उसकी तासीर ठंडी है,
उष्ण वीर्य लिखा है, उसका तासीर गर्म है। अगर कोई आदमी को चक्कर आता है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उसको उष्ण वीर्य वाले दवाई नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उष्ण वीर्य वाला जो दवाइयां हैं वो अगर अधिक होगा तो भ्रम, चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकती है उसमें। लेकिन शीत वीर्य उस कंडीशन को ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। अब आ गया विपाक। दिलीप कुमार जी बताइए। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी तो फिर आंवला मैं ले सकता हूँ? आंवला आप हाँ, आंवला आप ले सकते हो ना, क्यों नहीं, बिल्कुल ले अच्छा, तो सकते फिर आंवले का अचार भी ले सकता हूँ फिर तो? हो। नहीं, फिर अचार लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये तो गड़बड़ हो गई, तो मतलब अभी तो चलो चल रहा है, बाद में कभी जब ये नहीं, अब सीजन ये खत्म हो बताइए तो कि अभी आपकी तबीयत कैसा है। तबीयत वही दवाएं जब मैं लेता हूँ ना गुरुजी, वो दवाएं कौन सी, कुटकी और भृंगराज, हाँ तब तो शरीर एकदम सूखा सूखा रहता है, तो वो कफ नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ थोड़ा बहुत मतलब 30% दिक्कत रहती है, लेकिन वही है, फिर वो गर्दन जकड़ जाती है। एंड उसके उससे बाद उस उससे म्यूकस नहीं बनता होगा, है ना। म्यूकस नहीं बनता। हाँ, अल्टीमेटली ब्लड तो थोड़ा बहुत रहता ही है, हम्म। लेकिन म्यूकस नहीं बनता। चलो फिर उसके फिर। बाद हाँ, आज फिर मैंने उसके भेज दिया बाद आपका, बाकी की दवाई भेज दिया। हाँ, फिर उसके बाद कल मैंने, जैसे कि मैं थोड़ा सा कहीं था बाहर ड्यूटी के काम से, तो तीखा उखा मैस का खाना पड़ गया थोड़ा, तो सुबह ही राम राम कह दी शरीर ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दवाई मैंने भेज दिया, पहले आपका एक वमन कराएंगे, फिर बाद में सारी चीजें होगा, ठीक है। हाँ, मैंने सुन लिया आपकी आज वीडियो चलिए ऑडियो। अब हम आएंगे जरा विपाक के ऊपर। विपाक का मतलब क्या है। विपाक का मतलब है, हमारे यहाँ पाक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पाक है। पहला पाक है अवस्था पाक, दूसरा पाक है विपाक, तीसरा पाक है निष्ठा पाक। ये तीनों हमारे पाक हो गए। हालांकि बहुत आचार्य विपाक और निष्ठा पाक इन दोनों में कोई खास भेद नहीं मानते। मुकेश जी ने 3 क्या क्या माना है, गिनिए जरा बताइए। 3 प्रकार के कौन कौन से पाक है। बताया सर आपने, निष्ठापाक, विपाक हाँ, और अवस्थापाक। अब ये क्या है, इन तीनों की भी उनके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे दूं। विपाक का मतलब आपका अवस्था पाक का मतलब होता है, जब भी आप मान लीजिए मुकेश जी ने भोजन किया या एक सेब खाया, वह सेब आम अवस्था में रहते वह सेब में जो शरीर के लिए रस, जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान जो उसके अंदर जब तक था, शरीर को पोषण देने वाली जो भाव पदार्थ थे, सबसे पहले स्टमक में जठराग्नि पाचक पित्त समान वायु के संयोग से अग्नि का पाचन हुआ। कल हम लोगों ने नाड़ी की क्लास में पढ़ा। वहां से एक रस तैयार होगा, वह रस को हमने क्या माना, मधुर रस, जो कफ को उत्पन्न करता है। उसके बाद जो मधुर रस प्रधान जो पदार्थ है, वह शरीर में पोषण देने के लिए तैयार होता है, कफ के गुणों को बढ़ाने वाला। वही रस लीवर के सामने आता है, उसके ऊपर फिर दोबारा पाक होती है, तो वहां से अम्ल रस तैयार होता है। अम्ल रस जो है पृथ्वी अग्नि महाभूत प्रधान है, तो यह भी दूसरी अवस्था में पित्त को बढ़ाने वाली, पित्त निर्माण के लिए यह रस तैयार हुआ है। इसलिए अम्ल रस में पित्त के गुण भी होंगे। अम्ल रस उसी अवस्था में बना है। फिर उसके बाद वही रस
तीसरे अवस्था में वायु को निर्माण करने के क्रम में हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के आसपास में उसका फिर दोबारा पचन क्रिया होती है, डाइजेशन होता है और वहां से कटुरस तैयार होता है और यह वायु को निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पहले जब पक जाता है तो वहां से कफ निकलता है, कफ का निर्माण होता है। दूसरे अवस्था में पित्त और तीसरे अवस्था में वायु। इस प्रकार से जो आहार शरीर में रह करके प्रकृति के नियम अनुसार कफ, पित्त और वायु को निर्माण करता है अलग अलग अवस्थाओं में, तो उन्हें हमने कहा अवस्थापाक। सामान्य सी बात है, वो अवस्थापाक है। अगर किसी का कफ का निर्मित प्रॉपर नहीं हो रही है तो हम कहेंगे प्रथम अवस्थापाक की गड़बड़ी है। अगर किसी का पाचक शक्ति, पाचक द्रव्य प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं हो रहा, पित्त नहीं तैयार हो रहा है या सॉलिड पित्त निर्माण नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं कि भैया द्वितीय अवस्थापाक की गड़बड़ी है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वायु को उत्पन्न करने वाली, समूचे शरीर में झाड़ू पोछा लगाने वाली कटुरस प्रदान वायु का निर्माण अगर नहीं होता है प्रॉपर, तो हम कहते भैया इसकी तृतीय अवस्थापाक की गड़बड़ी है। जो प्रमेह है वह द्वितीय अवस्थापाक की समस्या है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह तृतीय अवस्थापाक की समस्या है। तो इस तरह से अलग अलग रोग अलग अलग अवस्थाओं से इस तरह से चीजें बनती है। तो ये हो गया अवस्थापाक। दूसरे नंबर में आया विपाक। अब वही रस जो कफ को उत्पन्न करने वाला, पित्त को उत्पन्न करने वाला, वायु को उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न तो कर रहे हैं, लेकिन वो रस ऐसा नहीं कि कफ को उत्पन्न करके कहीं नष्ट हो गया हो, नहीं, वो उत्पन्न होते हुए निर्माण हो गया उस स्थान में होने की वजह से। जैसे अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे एकदम गोरे होते हैं, अफ्रीका में बच्चे जन्म लेने वाले बच्चे काले होते हैं और हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले ठीक ठाक के होते हैं। तो गर्भ तो वही है, शुक्र और वीर्य, उसके रज में कोई परिवर्तन है नहीं, शरीर तो वही है, लेकिन स्थान भेद से जो चीज वहां से उत्पन्न हुआ उसकी एक व्यवस्था, उस स्थान प्रदान, स्थान विशेष होने की वजह से उसमें। तो मान लीजिए कि आप, मुकेश जी ने एक सेब खाया, उस सेब से एक रस तैयार हुआ, वह रस आगे जाकर के बाकी की धातुओं को पोषण तो करेगा, लेकिन चूंकि स्टमक में निकला हुआ है तो स्थान के भेद से, क्योंकि वो कफ का स्थान है, इसीलिए कफ को तैयार करने वाले कुछ भाव पदार्थ, कुछ हार्मोन्स को या कुछ चीजों को वो उत्पन्न करता है। स्पर्श से ऐसा हुआ, वस्तु स्थान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें वायु के गुण को बढ़ाने वाली ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। हिमालय से निकलने वाले पानी, बर्फ, हिमालय में जाओ तो, मरुभूमि में जाओ तो पानी गर्म होता होगा। तो जो जहां से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने वाला वह पदार्थ उस स्थान के गुण विशेष को प्राप्त करके, उस तरह के स्वभाव को प्राप्त करके फिर आगे की ओर बढ़ता है। हिमालय से गंगा होते हुए इधर हरिद्वार से नीचे फिर आता है, बनारस में तो पानी एकदम गंदा सा दिखाई देता है। उसी प्रकार से उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन गुणों में भी आ जाता है। उसी प्रकार से वही जो अवस्था पाक से जो रस तैयार हुआ था कफ पित्त वात को तैयार करते हुए, वो बाद में जाता है महाभूत पृथ्वी के सामने, धातुओं के सामने। अब मान लो कि रस धातु के जो अग्नि है, रसाग्नि, रस धातुअग्नि, वहां जाकर के उसका जब परिणमन होती है, डाइजेशन होता है, तो वहां से प्रॉपर रस धातु का निर्माण होता है। शुक्र धातु के सामने जाकर के
अग्नि के संस्कार होने से परिणाम होता है, शुक्र में परिवर्तित हो जाती है। तो वह जो अमुक धातु को निर्माण करने वाली जो विशुद्ध जो उस रस से जो भी धातु तैयार हो रहा है, तैयार होने के बाद जो वो रस जिस रूप में दिखेगा उन्हें हम कहते हैं विपाक। रस धातु के अग्नि से जो प्रॉपर जो रस धातु तैयार हुआ उन्हें हम कहेंगे विपाक। एक था अवस्था पाक जिसने दोषों को उत्पन्न किया, अब एक है विपाक जो हमारे धातुओं को उत्पन्न करेगा, हमारे धातुओं को। और निष्ठा पाक का भी यही एक अर्थ होता है। निष्ठा पाक का मतलब होता है अब उस सेब से उत्पन्न जो भी रस है उससे तमाम अग्नि संस्कार होकर के अलग अलग चीजें बन गए। निष्ठा पाक का मतलब है कि अब इसके बाद भैया कुछ बनेगा नहीं, जो निर्माण होने के क्रम में जो जितना जो हो चुका है हो गया, फाइनल प्रोडक्ट है ये, तो उसको हम कहेंगे निष्ठा पाक। हालांकि विपाक का अर्थ भी वही होता है। तो विपाक, आंवला का विपाक क्या है? मधुर। मधुर का जो मधुर रस है उसके महाभूत क्या क्या है? पृथ्वी और जल। तो विपाक का मतलब है जो विपाक मधुर रस जो है यह कफ को उत्पन्न करने वाला, जल के रूप में पित्त को उत्पन्न करने वाला, वायु को समन करने वाला, ऐसा विपाक है इस आंवले में। तो मधुर विपाकी होने का मतलब है यह धातुओं का निर्माण करेगा, मधुरता से धातुओं का निर्माण करेगा। इसका अब देखो जरा गुण है गुरु और रुक्ष। इसके जो गुण है, यहां पर मैंने गुरु को पहले लिख दिया, लेकिन आंवला जो है अव्वल दर्जे का रूखा है। अब कोई द्रव्य शीत है और रूखा है, अब आप जरा कल्पना करो कि शीत है और रूखा है, जैसे बर्फ है। आइस कैसा है? ठंडा रूखा, इसलिए हम आइस से सिकाई करते कई कई जगह में। जैसे बर्फ आइस का गुण है वैसे ही आंवले का गुण है, शीत रुक्ष। रुक्ष सुखाने वाला। तो अब देखो जरा आप लोग जरा अपने अपने कैमरे को बेशक खोल लेना, मैं आप लोगों से पूछता हूं। एक तो है पहले जला, जैसे हम अगर जड़ी बूटी देखें, जैसे कुटकी है। कुटकी कैसा है? मैंने दिलीप जी को दिया था कुटकी। कुटकी कैसा है? ठंडा है। हाँ, शीत रुक्ष है, चतुर्भुज। शीत रुक्ष है कुटकी। और एक और देखो, काली मिर्च कैसा है? लघु रुक्ष, उष्ण तीक्ष्ण। उष्ण रुक्ष है वो। अब इन दोनों के जो कर्म है, इसके भेद को देखो, दोनों ही रुखा है। एक है उष्ण यानी गर्म है और रूखा है, काली मिर्च, और कुटकी शीत है और रुक्ष है। शीत रुक्ष क्योंकि किसी भी लिक्विड पदार्थ को, किसी भी लिक्विड पदार्थ को जो थोड़ा सा गर्म हो, उसको अगर आपने पाउडर बनाना है, जैसे आप लोगों को पता है शिलाजीत है या एलुआ है। एलुआ पता है आप लोगों को? जानता हूँ एलोवेरा गुरुदेव, एलोवेरा एलोवेरा का से पाउडर। जो दवाई तैयार होता है वह है एलुआ। हलवा। एक बार क्या हुआ, मैं एलुआ लेके आ गया और एक रसोंत, रसोंत एलुआ, और ये ऐसे है कि पूरा है ना जेल जैसा होता है, बहुत सख्त होता है। अब क्या होगा, इसको जितना मर्जी कूटो पाउडर होता नहीं है। इसको पाउडर बनाने का तरीका क्या है? एकदम फ्रीज के एकदम एंड में ऊपर रख दो जहां पर बर्फ जमता है,
24 घंटे तक उसको रखो, प्लास्टिक के अंदर कवर करके लाना है, और जरा सा इसको मारोगे, जरा सा ही मारोगे, 2-3 टुकड़ा करके तुरंत ठंडे ठंडे ले जा करके मिक्सी में जाके ग्राइंड कर लो, और जिन जिन चीजों में डालना है औषधियों में, पता ही नहीं चलेगा, इतना जबरदस्त पाउडर होता है। वहां हमने कैसा कर्म किया? शीत रुक्ष, क्योंकि जो आइस है वो रुक्ष गुण वाला है, हम पहले बता चुके। यानी किसी भी भाव पदार्थ को उसको तोड़ना है, उसको वहां से हटाना है, लेकिन वह गीले फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है? गीला, गीले फॉर्म में है। गीला भी मतलब टाइट है, एकदम टाइट जरूर है, लेकिन जरा सा उसको हम जलाएंगे तो पिघल जाएगा, उस फॉर्म में है। जैसे रसों थे, जैसे एलुआ है, बहुत टाइट है, बहुत सख्त है, लेकिन अगर उसको हम जलाएंगे तो क्या होगा? यानी पित्त का जो द्रव है वो गर्म है, मान लो वह सूख गया तो क्या हो सकता है? उसको वहां से हटाने के लिए हमें कोई गर्म दवाई तो हम दे नहीं सकते, जैसे काली मिर्च जैसे, वो क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा, वहां पर पूरा चिमट जाएगा उस जगह में। क्या दिया जाए? शीत रुक्ष, उसको देने से उसको पूरी तरह से क्या करेगा? उसको पूरा सुखाएगा, अंदर के उसके चिकनाहट को पूरा कम कर देगा। विशद कर्म करेगा। बेसिकली रुक्ष गुण क्या करेगा? गुरु और रुक्ष क्या करेगा? विशद कर्म करेगा। लेकिन यह विशद कर्म उसके लिए हानिकारक है जो व्यक्ति पहले से ड्राइनेस, रूखापन है उसमें। इसीलिए किसी किसी को वायु के बढ़ने से अगर कब्जियत हुआ है तो त्रिफला लेने से उसको और दिक्कत होती है। आप लोगों ने कभी इस चीज को महसूस किया कि नहीं? तो कोई भी दवाई वो अपने इस तरह के गुणों से शरीर के अंदर काम करता है। हमें देखना होगा कि भाई शीत रुक्ष आदि गुणों से अगर वायु बढ़ा हुआ है, वायु में शीत गुण भी है, रुक्ष गुण भी है कि नहीं है? दोनों ही है, वायु के गुण है। तो अगर किसी के वायु बढ़ा है शीत रुक्ष से, देखो ध्यान से सुनना, किसी के शरीर में वायु बढ़ा है शीत रुक्ष गुण से, और उसको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है उसी कारण से, तो बताओ यहाँ त्रिफला काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रुक्ष गुण प्रधान है ना। हाँ, शीत रुक्ष, शीत रुक्ष गुण, क्योंकि जो त्रिफला है, एक भाग बहेड़ा, 2 भाग हरड़, 4 भाग आंवला, ये है परफेक्ट त्रिफला। बाजार में तो अकड़ा पकड़ा ही लगाए हुआ रहता है, उनका कोई पता ही नहीं चलता। मैंने एक चीज देखा मुकेश जी, मैंने बाजार से आंवला लेके आया। गुरुजी कहते हैं 1 2 3 है, वो आप 1 2 4 बता रहे हो। हाँ वही तो बात है ना। अब हाँ, आप मैं वो कंफर्म कर हाँ, रहा हूँ, मुझे भी हाँ, हाँ 1 2 3 आप बता रहे हो। आप चरक वो पढ़ो, नहीं। चरक के दूसरे हाँ भाग में आप उसमें चिकित्सा स्थान में आप पढ़ो, हाँ 1 हाँ। 2 4 है। अगर आपको रसायन कर्म करना है और कफ के परमाणुओं को हटाना भी है, और हम्म। आंवले का ये रसायन भी करना है, और कफज शरीर है, वायु नहीं है शरीर में, अगर है भी तो शीत रुक्ष से नहीं है। शीत रुक्ष ये दोनों गुणों से अगर वायु बढ़ा है और उससे अगर शरीर में कुछ हो रहा है तो त्रिफला उसको हानि करेगा। ठीक है। गुरु जी इसमें बता दिए 1 2 4 में कौन कौन कितना रहेगा, कौन पहले हाँ मैं रहेगा? बता रहा हूं, एक एक भाग लेना है बहेड़ा, 2 भाग लेना है हरड़। हरड़ लेना है 2 भाग, और आंवला लेना है 4 भाग। ये हम
अब देखो यहाँ पर, अब बेसिकली किसी व्यक्ति को आपने 1 2 4 करना है, 1 2 3 करना है, या हरड़ के मान बढ़ा करके आंवले को कम करना है। कुछ लोग बताते हैं भैया 1 भाग बहेड़ा, 2 भाग आंवला और 3 भाग हरड़, ऐसा भी हो सकता है। वो तो डिसाइड करता है कि किसको आप दे रहे हो और उसकी स्थिति कैसी है। आप चाहते हो कि नहीं भैया आंवले के रूखापन थोड़ा मैं कम रखूं, मैंने रसायन नहीं करना है, मैंने अग्नि के ऊपर काम करनी है। आंवला जो बहेड़ा जो होता है रसायन भी है, हालांकि बहेड़ा भी रसायन है, हरड़ भी। लेकिन हरड़ जो है ना थोड़ा सा उसकी प्रकृति अग्निवर्धन, अग्नि को बढ़ाने के मामले में आंवले से ज्यादा है। शंभुनाथ जी बताइए। जी ये छिलका का मात्रा है कि पूरा फल का मात्रा है? छिलका नहीं नहीं, फल गुठली को निकाल करके, जी ठीक है। गुठली निकाल के। अब ये मात्रा हमने कैसे कैसे हुआ, क्या कितना हुआ, 1 केजी बहेड़ा, 2 केजी हरड़, 4 केजी आंवला, इस तरह से। गुरु जी से सुखाना पड़ेगा ना? हाँ सुखा करके। धूप में अच्छी तरह सुखा कर। तो ये काम इसमें हरड़ में भी कोई, हाँ ये हरड़ भी जैसे छोटी बड़ी होती है, हरड़ भी नहीं, देखो छोटी हरड़ तो कच्चे अवस्था में लेके आया होता है। बड़ा हरड़ जो होता जी। है पकने के बाद निकालते। कच्चा हरड़ जो गुरु होता है जी उसमें कसाया रस उसमें ज्यादा होता है। गुरु तो जी इसमें छोटी हरड़ डलेगी या बड़ी जी? बड़ी हरड़ में कसाया मधुर होता है, बड़ी हरड़, पका हुआ जो हरड़ है ना मधुर कसाया होता है। जी। गुरु जी इसे पीस कर फिर उसकी मात्रा लेना ना, 1 2 4 ऐसी मात्रा लेना पीस कर। हाँ पीस कर आंवला हरड़ और बहेड़ा गुठली को निकाल के फेंक देना। और पीसना उसको फिर और फेंक, देखो मैं आपको आजकल बाजार में आंवला मिल रहा है, हरड़ भी आजकल मिल रहा है, हरड़ भी ताजा मिल जाता है हर जगह। अब पता नहीं आपके, तो मैंने तो बलदेव जी ने मुझे तो 1 केजी जुगाड़, नहीं ज्यादा ही मिला है, बाद में भी लेके आया हूँ, उन्होंने भेजा है। तो ताजा हरड़ मेरे पास तो है, लेकिन आपको भेजने योग्य नहीं है। मैं उसको रोज एक एक हरड़ खाता हूँ, बहुत मजा आ रहा है अभी। जो भी हम खाते सारा रुट करके पच जाता है। ठीक है, अब देखो यहीं से पता चलेगा आपको हरड़, आंवला हरड़ और बहेड़ा, ये यहीं से पता चलेगा। हम लोग ताप्यादि पढ़ रहे लेकिन साथ साथ में हम द्रव्य गुण भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ जड़ी बूटी जानने से कोई वो नहीं होने वाला है, हम जड़ी बूटी के गुणों को भी पढ़ेंगे और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उनसे बनने वाला ताप्यादि लोह में बेसिकली क्या क्या गुण है और उसका प्रयोग हम किन किन कंडीशन में क्यों कर सकते हैं। देखो हम किसी को भी कोई दवाई देंगे ना, तो हमें 3 4 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। पहला तो यह जो मैं दे रहा हूं ये इस व्यक्ति के लिए देने योग्य है कि नहीं, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में यह जो दवाई है यह शरीर के अंदर जाके क्या करेगा, मुझे किस चीज के लिए देना है दवाई, क्या कराना है। रोगी है, जैसे कोई बोलता है सर मुझे डायबिटीज है और आपने उसको त्रिफला देना है, तो डायबिटीज के किस अवस्था में रोगी है और उसके उसमें से किस अवस्था को आप किस तरह से ठीक करना चाहते हैं इस दवाई से। जैसे हमने तीर चलाया तो हमें पूरा अंदाज होना चाहिए कि मैं इतने से मारूंगा तो इतने दूर, है ना, इतने पावर से खींचूंगा तो इतने दूरी में जाएगा और लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं कौवा को मारा कुत्ते को लग जाए। लेकिन आजकल जो दवाई जो देते हैं हम लोग अंधा-धुंधा देते हैं, अच्छा चलो आप भी आ जाओ, चलो ये ले लो, ये काम कर ही लेगा। नहीं, एकदम परफेक्टली उसके देश दोष सदुष्य काल आदि सब कुछ ध्यान में रख के अब हम जब द्रव्यों के उधर आएंगे तो यह जड़ी बूटी इसको इसके शरीर में जाके क्या क्या करेगा, संप्राप्ति विघटन कैसे करेगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान देना होगा। अब कोई आदमी बोलता है कि सर मुझे तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द ज्यादा हो रही है, मल मेरा पूरा रुका हुआ है, बवासीर है,
तो जाहिर सी बात है आंवले का मात्रा थोड़ा कम रखेंगे, हरड़ की मात्रा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि उसका गुण कुछ वैसा ही है। हरड़ हमारे पृथ्वी महाभूत को बाहर निकालने का काम करता है, तीनों दोषों के ऊपर काम करता है, मल शोधक है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो किस अवस्था में रोगी आया है और यह मेडिसिन उसके किस कंडीशन के ऊपर किस तरह से काम करेगा, जब तक ये नजरिया आप में नहीं बनेगा प्रॉपर, बात नहीं बनेगी। तो चलिए जरा हमने उसके गुण देखा, गुरु और रुक्ष, इसको हमेशा याद रखना। गुरु है यानी भारी है और रूखा है, लघु और रुक्ष होना ये हमेशा, देखो लघु रुक्ष हरड़ में है ना, हरड़ जो है उष्ण वीर्य होने की वजह से लघु रुक्ष इसका गुण हो गया। दोनों के देखो कितने विपरीत गुण है, आंवला और हरड़ में एकदम विपरीत गुण है, लेकिन दोनों ही रसायन है, अपने अपने हिसाब से करते। प्रमुख कर्म है रसायन, आमयिक प्रयोग। अब शरीर के अंदर हमें आंवले को किस किस अवस्थाओं में देना है, तो पहले नंबर में तो रक्त पित्त के ऊपर देना है। रक्त पित्त का हम लोगों ने संप्राप्ति पढ़ा था। युवराज जी आप बताइए, रक्त पित्त का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यों होता है रक्त पित्त? जब यहाँ लिखा है रक्त पित्त के ऊपर, तो तुरंत हमें जानना चाहिए कि रक्त पित्त क्या है, क्यों होता है, उसकी संप्राप्ति क्या है। तब उसके बाद दूसरे नंबर में दिमाग जाएगा कि उस संप्राप्ति को ये कैसे तोड़ेगा। संप्राप्ति का मतलब होता है कि समस्या शरीर में किस तरह से घर किया हुआ है, किस ऑर्गन में कौन सा दोष किस तरह से बैठा हुआ है, ये इसको जानने की एक व्यवस्था जिसको संप्राप्ति बोलते हैं। अगर मैं कहूंगा रक्त पित्त के ऊपर आंवला स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम करता है, तो इसके लिए इसको पढ़ने के बाद हमें रक्त पित्त पढ़ने के लिए जाना होगा। तो निकालिए जरा चरक संहिता निदान स्थान, इसको स्टडी करते हुए जाएंगे। तो रक्त पित्त को हमने क्या पढ़ा था, रक्त और पित्त इन दोनों के गुणों को बढ़ाने वाली जो आहार विहार है, वह शरीर के जो जलवर्गीय जो भी धातु है, जल महाभूत प्रधान धातु, शरीर के श्लेष्मा, कफ के जो द्रव जो लिक्विड वाली जो पूरे शरीर में जो है क्लेद है, गर्म चीजों से रक्त और है ना, उससे क्या होगा, वो सारा जो जल जो है पिघल पिघल करके ब्लड में आकर के मिक्स होता है, पिघल के ब्लड में मिक्स होता है, तो ब्लड का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। यही पढ़े थे ना हम लोग, शंभुनाथ जी बताइए, यही पढ़ के आए हैं। ब्लड जो है उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, क्वालिटी उसका डाउन हो जाता है। उसके बाद जो रक्त व स्रोत से, जहां से जिस चैनल से ब्लड बहते हुए जा रहा है, वहां खचा खच ब्लड भरा हुआ रहेगा, जाम हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। तो ब्लड जो है कभी इधर निकल जाएगा, कभी उधर निकल जाएगा, दीवार फोड़ करके बाहर जाएगा। अब क्या होगा, हर जगह गर्मी, हर जगह, कभी आंख से ब्लड आ रहा है, कभी नाक से ब्लड आ रहा है, कभी कान से आ रहा है, कभी पेनिस से, कभी मलद्वार से, कभी मुंह से। एकदम स्थिति बिगड़ जाए तो स्किन से भी आना शुरू होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, इसका जो गुरु और रुक्ष, वो क्या करेगा, गुरु और रुक्ष उस गर्मी को, वह जो पित्त है, जो द्रव प्रदान है ना, वो क्या करेगा, जो उसको सुखाने का काम करेगा। शीत वीर्य है, विपाक भी मधुर है, तो ये क्या करेगा, तमाम धातु, क्योंकि विपाक किस में काम करेगा, धातुओं के निर्माण में, तो जाके टाला टूली करेगा, उसको रोकेगा कि भाई रुक जा यार तू। शीत गुण है तो उसको ठंडा करेगा। रुक्ष शीत है तो क्या करेगा, रुक्ष उधर से शीत वीर्य, इधर से गुण उसका रुक्ष है, रुक्ष शीत होकर क्या करेगा, वो जो पिघल रहा था उसको पूरा जमा देगा, पूरा जमा देगा। तो जमने से अपने स्थान में और रसायन कर्म भी करेगा। अम्ल रस जो है, जो पित्त है, उस पित्त के अवस्थाओं को भी, अम्ल रस क्योंकि वो रस प्रधान है,
तो आहार के संदर्भ में भी आंवले का जो अम्ल रस है वो पित्त के अग्नि को मेंटेन करेगा, क्योंकि अम्ल में पृथ्वी और जल है, पृथ्वी और अग्नि है, तो यहाँ अग्नि का निर्माण करेगा। और उधर से शीत रुक्ष होने की वजह से और रसायन होने की वजह से उसकी जो क्षतिपूर्ति जो था रक्त पित्त का, उसको ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो इस तरह से हमें समझना होगा। दूसरे नंबर में है प्रमेह। प्रमेह में क्या होता है, प्रकृष्टेन मेह, शरीर में मेह की मात्रा बढ़ जाती है ना। शरीर में, शरीर के अंदर पूरा हर जो धातु है वो कैसा होगा, जलीय होगा, एकदम गीला गीला हो जाएगा, सारा का सारा कीचड़ जैसा बन जाएगा, सभी जो शिथिल हो जाएगा, सारे धातु हैं, विशेष करके मेद धातु, उसकी अग्नि कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो शीत रुक्ष, ये दोनों जो गुण है वह उस क्लेद को, उस जलीय अंश को, उस कीचड़ को सुखाने का काम करेगा। अम्ल रस उधर से अग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। रसायन ओज का निर्माण करने में काम करेगा। तो इस विशेषता से मधुर रस शरीर को ताकत देने का काम करेगा, क्योंकि डायबिटीज में ये सारी चीजें होती है, ओज की हानि हुई रहती है। तो रसायन और मधुर विपाक शरीर में ओज का, तेज का, बल का निर्माण करेगा। और रुक्ष शीत उस क्लेद को, उस कीचड़ को, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है उसको, बार बार यूरिन, ये सारी चीजों को रुक्ष और शीत मिलकर के रोक देगा। अम्ल रस अग्नि को बढ़ाएगा, उसी की गड़बड़ी से हो रही है। तो ये फाइनली हो गया प्रमेय। अब आ गया ये वृष्य। वृष्य यानी ताकत देने वाला। तो आंवला जो भी कंटिन्यूसली अगर आंवला खाएगा वो वृष्य होगा। वृष्य यानी कि शरीर में ताकत मिलेगा, उसको पावर मिलेगी, शरीर की थकावट कम होगा। यह त्रिदोष आहार है। त्रिदोष आहार कैसे है, तीनों दोष जो है वो नाश करता है। मधुर शीत से वायु को नाश करेगा, रुक्ष से कफ को नाश करेगा, और ठीक है, गुरु मधुर से वायु को नाश करेगा, और अम्ल रस जो है विकृत पित्त को नाश करेगा। तो इस तरह से कफ, पित्त और वात, पित्त का नाश करने वाला शीत, मधुर, गुरु सारे पित्त के लिए काम करते हैं। तो त्रिदोष आहार है ये। फिर से बता रहा हूं, त्रिदोष आहार कैसे हो गया। कफ को ये कैसे नाश करता है आंवला, क्योंकि यह कैसा गुण वाला है, रुक्ष और अम्ल है। रुक्ष गुण होते ही यह कफ के नाशक हो गया, रुक्ष गुण होने से। मधुर रस होने से पित्त का नाश करने वाला होगा, मधुर और गुरु, क्योंकि उसके लघु और उष्ण के विपरीत हो जाएगा। मधुर गुरु है ना, इसका गुण गुरु है, विपाक मधुर है। वायु गुरु, शीत मधुर, ठीक है। तीनों ही दोषों को ये समन करने वाले होंगे, तीनों ही दोषों को उत्पादन करने वाले होंगे। देखो जरा, रुक्ष शीत होकर के वायु को बढ़ाएगा, मधुर गुरु होकर के कफ को बढ़ाएगा, अम्ल के साथ रुक्ष मिल जाए तो पित्त को बढ़ा देगा। तो इसीलिए बड़ा जेंटलमैन है ये आंवला, बहुत जबरदस्त दवाई है। इसीलिए ये दोषों को घटाता भी है, बढ़ाता भी है। अवस्था देख करके आपने किस व्यक्ति के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए जो वैद्य होता है वही द्रव्य को चलाने वाला होता है। इसीलिए कोई भी जड़ी बूटी है वह भी सोचता है कि अमुक वैद्य मिल जाए जो कि यूटिलाइज करने में एक्सपर्ट हो, जानता हो मेरे गुणों को। इसीलिए जानकार वैद्य, अच्छा पढ़ा लिखा वैद्य, जो शास्त्रों को जानता है, ऐसा नहीं कि
वो परंपरा से उसके माँ बाप करते थे, वो भी कर रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंट ठीक कर रहा है, रोगी को लाइन लगी हुई है। ये कोई चिकित्सक होने का कोई वो नहीं है। वही चिकित्सक है जो शास्त्र और सिद्धांत को गहराई से जानता है, पढ़ा हुआ है। दूसरे नंबर में है हमारा हरड़। हरड़ में 5 रस है, नमक नहीं है बस। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय सभी रस हरड़ में विद्यमान है। जैसे आंवला जबरदस्त गुण वाला है, इसीलिए आयुर्वेद में हर आंवले के बाद हरड़ ने दूसरे हिस्सा अपने स्थान रखा हुआ है कि हरड़ हरड़ के बारे में तो आयुर्वेद ने बहुत इतनी सराहना किया हुआ है। आयुर्वेद ने हरड़ को माँ के समान बताया है। हरड़ जैसे माँ अपने संतान को हर तरह से रक्षा करती है, वैसे ही हरड़ उसके सेवन करने वाले व्यक्ति को उसके शरीर में हर तरह से उसका सुरक्षा कवच करता है। हरड़ के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब हम द्रव्य गुण पढ़ते हैं तो वहां पर तो इसमें तो गुरु जी हरण का भी विनाश नहीं करती है। नहीं। अगर बढ़िया क्वालिटी का हरड़ हो, पका हुआ चकाचक, तो वो हरड़ रसायन बनाइए। सुबह सुबह 4 से लेके 5 बजे के बीच में वो हरड़ दूध से, शहद से, गुड़ से, अलग अलग चीजों से हरड़ को लिया जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरड़ लिया जाता है। हरड़ लेने का टाइम ही वही है। हरड़ उस समय अपना बहुत एक्टिव और उसका अपना प्रभाव होता है सुबह। अब हम खाते 10-11 बजे, हम खाते अपने मन के हिसाब से, वो नहीं। हरड़ को रसायन के हिसाब से प्रयोग करिए सुबह सुबह। इसका वीर्य है उष्ण। गुरु जी हम खाते हैं तो हमें वोमिटिंग हो जाती है इससे। हाँ, अब होने के पीछे देखो ना, क्यों हो रहा है आपको वोमिटिंग हो रहा है। इसका मतलब आप एक विधि पूर्वक आप उल्टी करो, क्योंकि हरड़ तो माँ के समान है। माँ को जब आप बुलाते हो तो माँ देखती है कि शरीर के अंदर कौन सा विजातीय पदार्थ, विजातीय घटक और वो कर्म शरीर के किस हिस्से में बैठा है। हरड़ उस हिस्से को जाके धक्का मारेगा। अगर उल्टी आने जैसी होती है तो समझ लो कि आपको छाती से ऊपर, यानी जो कफ है वो ही दूषित अवस्था में कहीं ना कहीं है, संचित अवस्था में। विकृत होने पर तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक प्रॉपर तरीका से एक बमन का जो व्यवस्था है, मदन फल पिपली बच जो भी है, इसको डाल करके आप विधि पूर्वक आप एक बमन कर लो। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म के साथ। तो हरड़ का वीर्य है उष्णा, विपाक है मधुर। देखो उष्णा होने के बावजूद विपाक क्या है? विपाक मधुर है। यानी हरड़ शरीर में, मैंने 2-3 दिन तक हरड़ खाया तो मेरे जीभ में छोटे छोटे दाने होने लगे, गर्मी होने लगी मुझे, क्योंकि हरड़ जो है उसका वीर्य है उष्ण। वीर्य यानी उसकी तासीर कैसी है? तासीर है उष्ण, यानी गर्म तासीर का। दवाई देते वक्त हमें रस, वीर्य, विपाक, गुण और उसका प्रभाव, इसको खास ख्याल रखना होता है। उससे हमें फिर खेलना होता है। वीर्य है उष्ण यानी ये गर्म है। आंवला वीर्य है शीत। शीत वीर्य जो है पित्त प्रकृति के लोगों को दे सकते हैं। अगर कोई पित्त प्रकृति के लोग है और हरड़ देना है तो इसका जो वीर्य है उष्ण, उसका ख्याल रखना होगा। इसके साथ कोई मधुर रस वाला, इसीलिए आंवला इसमें डाल दिया गया। अब अगर हम आंवले के साथ हरड़ खाएंगे तो इसकी जो गर्मी है, उष्णता, वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हरड़ खाने से गर्मी होती है तो हरड़ से डबल मात्रा में आंवला जैसा कोई शीत गुण, शीत वीर्य वाला चीजें डालनी चाहिए। वैसे वही डालना चाहिए
जो आप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि रसायन भी हो और मेरे अंदर रसायन भी करे, शोधन भी करे, टॉक्सिन को भी सुखाए, भैया बहुत ज्यादा आलस्य आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। हरड़ से डबल आंवला डाली, इसीलिए जो चरक ने जो बताया ना कि बहेड़ा से डबल हरड़, हरड़ से 1 भाग बहेड़ा, 2 भाग हरड़ और 4 भाग आंवला, कि कहने का पीछे का कारण ही यही है, क्योंकि हरड़ जो है उष्ण है, इसका विपाक है मधुर, बेशक वो रस में गर्म हो, वीर्य उसका गर्म हो, तासीर उसका गर्म हो, लेकिन फाइनली वो विपाक उसका अंदर जाकर के शीतलता पैदा करने वाला काम करेगा, गर्मी को नाश करने वाला काम करेगा, धातुओं के अंदर की जो गर्मी है उसको खत्म करेगा। लेकिन अगर आपके प्रथम अवस्था पाक में गड़बड़ी है तो फिर हरड़ वहां पर थोड़ा सा आपको तंग करेगा। अवस्था पाक में हरड़ वीर्य उष्णता के रूप में काम करेगा और विपाक में धातुओं के पास जाकर के ये मधुर के काम करेगा। इसका गुण है लघु और रुक्ष। आंवले का गुण क्या था? गुरु और रुक्ष। इसको एकदम ध्यान देना है। गुरु यानी भारी और रुक्ष हरड़ है हमारा लघु और रुक्ष। लघु जो पित्त को बढ़ाने वाला है, रुक्ष जो है यह ड्राइनेस को पैदा करने वाला है। रुक्ष के माध्यम से वायु बढ़ेगा। लघु जो है, लघु और रुक्ष दोनों वायु के गुण है, तो हरड़ का एक गुण वायु को बढ़ाने वाला भी है लघु रुक्ष से। तो वायु को बढ़ेगा तभी तो ये मल शोधक, देखो जरा नीचे विपाक में क्या है, मल शोधक त्रिदोष हर है ये। उष्ण से वायु को, मधुर से मधुर और उष्ण, इससे वायु नाश होगा, रुक्ष और लघु से कफ नाश होगा। इस तरह से ये तीनों दोषों को नाश करने वाला होगा। मधुर से पित्त को नाश करने वाला होगा। प्रमुख कर्म है हरड़ का रसायन, हालांकि और भी बहुत सारे कर्म। मल शोधक, हरड़ का प्रमुख कर्म जो है मल को शोधन करने वाली है। ट्राइग्लिसराइड है, ये मल है। कोलेस्ट्रॉल है, ये मल है। पेट के निचले हिस्से में प्रॉब्लम, बवासीर जैसी स्थिति हो रही है, तो हरड़ क्या करेगा? सारे के सारे अपान क्षेत्र के कफ के परमाणुओं को जो चिपका पड़ा हुआ है, लघु गुण से उसको हल्का करेगा, रुक्ष गुण से उसको सुखा देगा। वैद्य जी, हाँ जी, बाजे बाजे को ये त्रिफला देते हैं तो उसको कब्ज हो जाती है और ज्यादा हाँ कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाती है। आ गया ना इसके यहाँ पर पीछे क्या मामला। करना जी? हाँ, तो त्रिफला देते तो कॉन्स्टिपेशन होगा। मैंने बताया था ना कि उस पेशेंट में रुक्ष शीत गुण बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है, दोगे तो गड़बड़ होगी होगी। अब यहाँ से नहीं होगा आपको। यही बात है कि अब आप जो दे रहे हो ना, आपको मालूम ही नहीं है कि जो आप दे रहे हो वो क्या काम करेगा अंदर जाके, किस चीज के लिए काम करना है, उसको हुआ क्या है, क्यों कब्जियत हुई है। तो किस तरह के कब्जियत में काम करेगा? कोई आदमी है बहुत ज्यादा खाता है और गुरु गुण बढ़ा हुआ है, गुरु गुण बढ़ा है, शीत गुण बढ़ा है, और उसके बाद उसको, जैसे उसको कुछ लोग कहते हैं सर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सर मैं दूध पीऊं तो कब्जियत होता है, केला खाने से बहुत ज्यादा कब्ज होता है ना सर, केला खाऊं तो कब्जियत होती है। कुछ लोग पपीता खाने से, कुछ लोग को फल खाने से कब्जियत होती है। समझ लो कि यहाँ त्रिफला बहुत अच्छा काम करेगा। इसी करके ना त्रिफला जो है, जो मोटे लोग हैं, अब जिसको आपने दिया त्रिफला वो मोटा नहीं होगा, पतला होगा बंदा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पतला ही होगा। जब पतले हैं ना लोग, उनको त्रिफला नहीं देना चाहिए।
पतले लोगों को त्रिफला नहीं देना है। जी उसको आप पतला है, अगर पित्त नहीं बढ़ा है तो हरड़ दे सकते हो। हरड़ आप उसको गुड़ के साथ मिला के दे सकते हो। लघु और रुक्ष है। अभी देखो मैं पढ़ा भी रहा हूं और आपको बातें भी समझ में आ रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा है? जी मान सिंह जी, आया समझ में? हाँ जी हाँ जी नहीं आया तो बताना। नहीं गुरु जी, बहुत जी बढ़िया समझ में आ रही है बात। चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, कोई भी जो जड़ी बूटी है उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन चीजों को देखना है और इससे फिर हमें अंदाज लगाना है कि इसका कर्म क्या है, कहाँ जाकर के इसके परमाणु टूटेंगे, वो किस तरह के कर्म करेगा। अब देख, जैसे मानो रसायन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फाइनली शरीर को जाके ताकत देने वाला है, धातुओं को बल देने वाला है। लेकिन उष्ण वीर्य है, ये गर्मी को पैदा करेगा। अगर आप ज्यादा हरड़ दोगे किसी को और उसका पित्त प्रकृति है, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, उसके रक्त पित्त जैसे कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्टली जो हरड़ अगर आप दोगे, गर्मी भी उसको ज्यादा बड़ी है, तो हरड़ इनडायरेक्टली वो बेशक मधुर विपाकी होने से काम करेगा, लेकिन पहले पहले उसको तंग करेगा रस के संदर्भ में, हरड़, क्योंकि उसका गुण जो है, उसका वीर्य जो है उष्ण है, तासीर उसका गर्म है। ठीक है जी, आज हमने इतना ही पढ़ा। कल हम बहेड़ा या बहेड़ा को खत्म करें आज। कल ही करेगा सब। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में ज्यादा करेंगे। हो हाँ? कल तो पैदी दो तो चलेगा, बहेड़ा खत्म करने से आगे बहुत कुछ पड़ा अभी तो। चलो कल बहेड़ा कर खत्म लेंगे। करते हैं। अभी आप लोगों को दोनों के माध्यम से तो समझ में आ ही गया होगा, रस का मतलब बहेड़ा का कसाय रस है। देखो बहेड़ा का सिर्फ एक ही रस बताया है, कसाय। अब कसाय का कर्म क्या है? कसाय अव्वल दर्जे का कफ को नाश करने वाला रूखा गुण है। वीर्य है उसका उष्ण, विपाक है मधुर, गुण है लघु, रुक्ष, प्रमुख कर्म है छेदन। अब ये कसाय रस होने से बहेड़ा कैसा है? छेदन। कोई भी आदमी है, मोटा है और उसको फाइब्रॉइड हो रखा है, उसको कोई भी ऐसी चीज शरीर में पीसीओडी पीसीओएस हो रखा है, या शरीर में ना उसको उसके मोटापा को कम करना है, तो उसको हरड़, तिपड़ा और बहेड़ा, उसके अग्नि। तो यहाँ पर ना हमें कहाँ बहेड़ा ज्यादा देना है, कहीं आंवला ज्यादा देना है, कहाँ पर हरड़ ज्यादा देना है, समझ में आया होगा। जहां मोटापा ज्यादा है थोड़ा बहेड़ा के मान बढ़ा दो, गर्मी ज्यादा है मोटापा के साथ साथ हरड़ के मान थोड़ा कम कर दो। रसायन करना है, अग्नि उसका मंद है, शरीर में ठंडा ज्यादा लगता है, तुरंत बहेड़ा को कम कर दो, हरड़ को ज्यादा बढ़ा दो। बहेड़ा और आंवला बरोबर ले लो और उनके बरोबर जो है हरड़ दे दो। गुणों के हिसाब से ये कोई जरूर पहले से जो तय नहीं कि ऐसा नहीं कि भाई 1 भाग बहेड़ा, 2 भाग हरड़, 3 4 भाग आंवला, ये पहले से नहीं। दवाई तो वैद्य के ऊपर आता है कि वो दवाई को किस तरह से बनाएगा। भाई जैसा कंडीशन है वैसा आपको चीजें करना है। तो अब देखो बहेड़ा जो है क्या काम करेगा? छेदन करेगा, छेदन, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। कहाँ पर काम कर सकता है? अब कोई लेडीज आई, सर मेरा ना मोटापा, बेली फैट, क्या बोलते हैं, बेली फैट बोलते हैं ना, बेली, वो जो फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है सर, थुलथुलापन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं जम करके उसको 1 भाग आंवला और देखो उसकी अग्नि और कैसी है, 2 भाग हरड़, 4 भाग बहेड़ा कर दो उसको, उल्टा कर दो उसको। लेकिन ज्यादा लंबे दिन तक देना नहीं है। त्रिफला जो है हम लंबे दिन तक ले सकते हैं, क्योंकि वो रसायन, आंवला रसायन कर्म है, उसके मान सबसे ज्यादा है, इसीलिए अगर आप बहेड़ा का मान ज्यादा रखोगे, आप करके देखो, तो अगर आप 1 भाग बहेड़ा, 2 भाग हरड़ और 3 4 भाग आंवला इस तरह से करेंगे, तो ये क्या क्या काम करेगा शरीर में? या भेदन करेगा। भेदन का मतलब है शरीर के अंदर के जो परमाणु है उसको तोड़ फोड़ करेगा,
हटाएगा चीजों को, मोटापा को कम करेगा, कास खांसी को ठीक करेगा, नेत्र रोग आंख, आंवला तो आंखों के लिए है ही बड़ा गुणकारी, तो नेत्र रोग को ठीक करेगा। केसया, ये शीत के बालों को बढ़ाने वाला कृमि, ये पेट के अंदर शरीर के कीड़ों को हटाने वाला, मारने वाला। स्वरभेद, गले में जो खुशकी होती, किसी को गले से ट्यूमर हो गया, या स्वरभेद का मतलब है उसके आवाज बैठा हुआ है तब काम करेगा। मदकारी, मदकारी का मतलब है कि ये थोड़ा सा जैसे हम मदकारी का मतलब है कि जैसे दारू पीने के बाद जो दारू का असर कैसा होता है, कुछ इसी तरह के असर मदकारी के रूप में ये जो त्रिफला है शरीर को वैसा करा देता है। ये सारे के सारा जो कर्म है, क्या क्या कर्म करेगा त्रिफला, कहाँ कहाँ देना है? दिलीप सर बंद कीजिए। हाँ जी, दिलीप सर आपका थोड़ा बंद कीजिए माइक। त्रिफला कहाँ कहाँ देना है? एक तो भेदन, अगर कोई आएगा सर मेरे को पथरी है तो त्रिफला दे सकते हैं अवस्थान के साथ, लेकिन यूरिन को तो निकालने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप हरण के कर्म को देखेंगे तो मल शोधक है हरण, तो स्टोन भी एक तरह का मल ही है जो शरीर में जम जाए, ठीक है। और भेदना, हर चीज को, मान लो कि आपके किडनी के अंदर पथरी है, आप चाहते हैं कि यार इस पथरी को तोड़ने का काम तो कर ही ले कम से कम, तो त्रिफला दिया जाए वो तोड़ देगा। लेकिन ये है कि रूखा है, वो रुक्ष गुण वाला है ना। सबसे दुनिया का सबसे आयुर्वेद में जो बहुत ज्यादा ड्राई गुण वाला है वो है आंवला, और ये जो त्रिफला सबसे ज्यादा रूखा है, क्योंकि शीत रुक्ष, और ये बहेड़ा जो है कसाया है, कसाया की वजह से कसाय जो है वो रुक्ष गुण वाला होता है। तो क्या क्या काम करेगा? भेदन, कास खांसी आ रहा है किसी को, त्रिफला शहद के साथ दे दो। नेत्र रोग, आंखों के संबंधित। केस्या, बाल में लगा लो, अगर सिर के बाल से संबंधित कोई समस्या है, त्रिफला ही वहां पर रगड़ना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि पहले इसको कभी प्रतिस्याय वगैरह हुआ है, साइनस वगैरह हुआ है, बलगम बचपन में काफी ज्यादा हुआ, खूब ज्यादा दवाई खा के बलगम सुखाती है, बाद में आकर के इसके आंखों में दर्द, इधर अगड़म बगड़म हो रही है, सिर में से बाल गिर रहा है, तो तुरंत त्रिफला जो है, पाउडर त्रिफला से उसके सिर में अच्छी तरह से मसाज करना शुरू करो। तो ये जबरदस्त रूखा है तो जाकर के उसको कफ के परमाणुओं को तोड़ना शुरू करेगा। पेट के कीड़े को, स्वरभेद, इन सारी चीजों को, बहेड़ा आदि जो त्रिफला है वो काम करेगा। देखो आगे, त्रिफला त्रिदोषाग्न है, तीनों दोषों काम करता है। दीपन है, अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, रसायन करता है, ताकत देता है, प्रमेह को नाश करने वाला है, मेद्य यानी मस्तिष्क को बढ़ाता है, आंख से संबंधित रोगों को नाश करता है, या रोपण है, कोई भी ट्यूमर है, कोई भी फाइब्रॉइड है, कोई भी लिपोमा है, ऐसी चीजों में ये त्रिफला अच्छा रोपण का काम करता है। रोपण का मतलब किसी भी चीजों के अंदर तक प्रवेश होकर के उसको तोड़ फोड़ करने के लिए सहयोग करना, तथा स्किन डिजीज में ये अच्छा काम करता है। शरीर में क्लेदा, जो कीचड़ है ना, जैसे टॉक्सिन, जैसे क्लेद हो गया, थुलथुलापन जिसके वजह से बढ़ता है, मेदो रोग, मोटापा को कम करता है, प्रमेह डायबिटीज के लिए काम करता है, कफ और रक्त से संबंधित जो रोग है उसमें अच्छा। इसमें मधुर शीत गुण के कारण से पित्त को समन करता है, रुक्ष और कषाय के कारण से कफ को समन। तो फाइनली जो त्रिफला है वात से संबंधित अवस्थाओं में नहीं देना है, कफ और पित्त जैसे अवस्थाओं में देना है। तो आदत अगर आपका है कि भैया चलो कब्जियत है तो त्रिफला ही खाओ, तो वात रोग में वायु से संबंधित समस्या है तो त्रिफला नहीं देना बस, क्योंकि ये जो है लघु और रुक्ष गुण प्रधान है तीनों, इसीलिए वायु में वायु का ही गुणों को बढ़ाने वाला काम करेगा। अगर कोई आदमी चिंता करता है, रात्रि जागरण करता है, इन सारी क्रियाएं अगर वो करता है तो त्रिफला उसको हानि करेगा। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। आज